तो पिछली जो क्लास हुई थी हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो चैप्टर क्या था? वो चैप्टर था इमोशनल इंटेलिजेंस, यही था ना। और उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा? इमोशनल इंटेलिजेंस, उसका इवोल्यूशन पढ़ा, उसके बारे में चीज़ें पढ़ी, उसके जैसे कि की एलिमेंट्स क्या हैं ये पढ़ा। हाँ, एम्पैथी, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ मोटिवेशन, सोशल स्किल्स, ये सारी चीज़ें पढ़ी। और साथ ही में ये भी पढ़ा कि सेल्फ अवेयरनेस या सेल्फ रेगुलेशन या सेल्फ मोटिवेशन या एम्पैथी या फिर सोशल स्किल, इन सब ये चीज़ें अगर नहीं हैं आपके अंदर तो उसको कैसे लाया जाए, कैसे इम्प्रूव किया जाए। फिर उसके बाद अलग से हम लोगों ने पढ़ा कि क्या प्रोसेस है, क्या मेथड है सो जो है इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करने का। तो उसमें हम लोगों ने पहली चीज़ जो पढ़ी वो ये कि स्कूल्स में कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस टीच किया जाए, पढ़ाया जाए। उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर स्टडीज़ के बारे में बताया गया था। सेकंड चीज़ बताई गई थी कि अपने अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे लाएं। तो उसमें भी सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ मोटिवेशन, एम्पैथी और सोशल स्किल के बारे में बताया गया था। जैसे डायरी लिखें, रात में सोने से पहले सोचें अपने बारे में कि आपने दिन भर क्या क्या किया, अपनी ज़िंदगी से पॉजिटिव एग्जांपल्स लेके आएँ, दूसरों की ज़िंदगी को देखें, दूसरों की जो है तकलीफ़ों को देखें, उससे अपनी तकलीफ़ों का अंदाज़ा होगा और एक जो है कह लीजिए कि थैंकफुलनेस आएगी, शुक्रगुजारी आएगी आपके अंदर। ये सारी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बात की थी। आखिरी चीज़ जो है, आखिरी नहीं, सेकंड लास्ट जो चीज़ बची है वो ये है कि इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस के बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशनशिप है। इंटेलिजेंस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस क्या है वो पढ़ ही चुके हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है वो भी पढ़ चुके हैं। तो दोनों के बीच में संबंध बनाना आसान है, लेकिन इतना भी आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि डिबेट चलता है। क्या डिबेट चलता है? देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि इंटेलिजेंस जो है एक अलग चीज़ है और इमोशनल इंटेलिजेंस एक अलग चीज़ है, ठीक ना। और कुछ लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि इंटेलिजेंस जो होती है उसी का एक छोटा सा हिस्सा होता है इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक ना। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस एकदम अलग चीज़ है। और इमोशनल इंटेलिजेंट हैं तो जनरल जो इंटेलिजेंस है वो अलग हो सकती है। क्यों? इन्होंने इस बेसिस पे ये बात की, जैसे लॉक ने 2005 में ये बात बोली कि इंटेलिजेंस जो है एब्स्ट्रैक्शन है। जैसे वैल्यूज़ क्या हैं? वैल्यूज़ एब्स्ट्रैक्शन है ना। वैल्यूज़ को, मूल्यों को आप अपनी पांचों इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं। बस आप दिल में सोच रहे हैं कि हाँ मेरे अंदर जो है रिस्पेक्ट नामक वैल्यू है, बड़ों के लिए इज्जत है। वो क्या है? एब्स्ट्रैक्शन है, दिख नहीं रही है। आपने कहा कि आपके अम्मी अब्बू के लिए आपके मन में बहुत इज्जत है, सिर्फ कहा आपने। कैसे आप उसको दिखाएंगे, कैसे आप साबित करेंगे? नहीं कर पा रहे ना। तो आपने अपने दिल से कहा कि इज्जत है, हम भी अपने दिल से मान लिए कि आप इज्जत कर रही हैं। ये सिर्फ मानने मानने पे बात हो रही है, ये है एब्स्ट्रैक्शन। लेकिन आपने अपने अम्मी अब्बू को सलाम किया, मुंह से बोला, हो सकता है आपने पेशानी पे हाथ रख के भी बोल दिया, सलाम कर दिया, तो उससे कंफर्म हो गया कि हाँ एक्चुअली सच में आप इज्जत कर रहे हैं। तो वो वैल्यू, वो एब्स्ट्रैक्शन क्या हो गया? कॉन्क्रीट हो गया, ठीक ना। तो एब्स्ट्रैक्शन और कॉन्क्रीट में क्या फ़र्क है, समझ में आया ना। तो जो पहली डिबेट की जाती है, जो पहला एक तर्क दिया जाता है वो यही दिया जाता है कि इंटेलिजेंस इमोशनल इंटेलिजेंस से इसलिए अलग है क्योंकि इंटेलिजेंस एब्स्ट्रैक्शन है और इमोशनल इंटेलिजेंस में कोई एब्स्ट्रैक्शन नहीं है। इमोशनल इंटेलिजेंस आप जाहिर करते हैं अलग अलग चीज़ों से। अब जैसे आपने की एलिमेंट पढ़ा ना, उनके एलिमेंट से पता चलेगा, आपके बोलने के तरीके से आप कैसे बातें करते हैं। जैसे शुरू में बताया गया जब इंट्रोडक्टरी क्लासेस थी कि मोदी जी आके भोजपुरी में बोलते हैं, तो भोजपुरी में बोल रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं? अपने एब्स्ट्रैक्शन को उन्होंने कॉन्क्रीट फॉर्म दिया और उस कॉन्क्रीट फॉर्म से लोग जो है गदगद हो गए, खुश हो गए।
लेकिन दूसरा तर्क क्या कहता है? दूसरा तर्क ये कहता है कि नहीं, दोनों एक दूसरे का पार्ट है। यानी कि इंटेलिजेंस में कई सारी चीजें हैं, जैसे मल्टीपल इंटेलिजेंसेस की बात हुई थी ना। एक तो यूनिफैक्टर थियरी थी, अगर इंटेलिजेंस का आपको याद होगा, कि हाँ कोई लॉजिकल रीजनिंग कर रहा है, कोई तर्क वितर्क कर रहा है, कोई सॉल्यूशन निकाल रहा है, तो उसके अंदर इंटेलिजेंस है। लेकिन जब मल्टीपल इंटेलिजेंसेस की बात हुई तो उसमें बोला गया कि कई सारी क्वालिटीज एक इंसान में हो सकती हैं। जरूरी नहीं कि जो मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहा है वह इंटेलिजेंट है, और बाकी चीज नहीं सॉल्व कर रहा है तो फिर इंटेलिजेंस है ही नहीं उसके अंदर। ये सारी बातें की गई थी ना। या फिर जिसको उर्दू आ रही है, बायोलॉजी नहीं आ रही, तो किस बेसिस पे कहेंगे कि वो इंटेलिजेंट है, और किस बेसिस पे कहेंगे कि वो इंटेलिजेंट नहीं है? अगर हम एक ही चीज देखेंगे तो बायोलॉजी नहीं आ रही तो हम लोग कहेंगे कि इंटेलिजेंट नहीं है, और या फिर ये कहेंगे कि नहीं उर्दू आती है बायोलॉजी नहीं आती, तो उर्दू आती है इस वजह से इंटेलिजेंट है। इसी चीज का सॉल्यूशन मिला था मल्टीपल इंटेलिजेंसेस की जो थियरी थी उसमें, कि एक इंसान के अंदर कई सारी क्वालिटीज हो सकती हैं और वो सब इंटेलिजेंस शो करती हैं अपने आप में। आपको मैथमेटिक्स भी आता है, गिटार बजाना भी आता है, खाना बनाना भी आता है। सामने वाले को कुछ नहीं आता, हो सकता है उसको घर बनाना बहुत अच्छा आता है, पेंटिंग बनाना बहुत अच्छा आता है, वो भी तो इंटेलिजेंट है। तो अगर ये वाला सिनेरियो लें जो सेकंड केस हम बताया, उस सिनेरियो में अगर देखा जाए तो दोनों के बीच में ये रिलेशन बनता है जो सेकंड डायग्राम है, ये वाला। कैसे? इंटेलिजेंस क्या है? बहुत सारी योग्यताओं का एक रूप है, बहुत सारी एबिलिटीज का एक सेट है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस भी अपने आप में एक योग्यता है, वो भी तो एक दिमाग का कह लीजिए कि खेल है। अगर आप लोगों की भावनाओं को समझ रहे हैं तो वो भी आपकी इंटेलिजेंस हुई। मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हैं तो वो भी आपकी इंटेलिजेंस हुई। आप बहुत अच्छा खाना बना रहे हैं और देखते ही दूर से बता सकते हैं कि वो खाना कैसा बना है, ये भी आपकी इंटेलिजेंस है। और सामने एक लड़की है, वो हंस रही है, आपकी फ्रेंड है मान लीजिए, लेकिन आप उसके हंसी के पीछे देख के समझ पा रहे हैं कि नहीं उसके दिल में कोई तकलीफ है, वो भी अपने आप में इंटेलिजेंस है। तो इस तर्क के हिसाब से इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस के बीच में ये रिलेशन आता है कि सारे जो इंटेलिजेंसेस हैं उसका एक छोटा सा हिस्सा होता है हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक। दूसरी चीज इसमें क्या पढ़नी है, वो ये है कि रिलेशनशिप क्या है एथिक्स और इमोशनल इंटेलिजेंस के बीच में। हाँ, दोनों थियरी बता देंगे, दोनों थियरी बताएंगे, कि बोलिएगा कि डिबेट है दोनों में, ठीक है। अगर हम लोग यूनिफैक्टर थियरी लें, यूनिफैक्टर पीछे जो पढ़ाया गया था, यूनिफैक्टर थियरी लें तो दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि यूनिफैक्टर थियरी के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस क्या है, आप तर्क कर रहे हैं, लॉजिक की बात कर रहे हैं तो इंटेलिजेंट हैं, और बाकी सारी खासियत को उसमें नकार दिया गया था। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इमोशनल इंटेलिजेंस जो एकदम अलग चीज हो गई। लेकिन अगर मल्टीपल इंटेलिजेंसेस की थियरी अगर हम लें, कई सारी योग्यताओं को ध्यान में रखें, तो इंटेलिजेंस का ही पार्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है। हाँ, दूसरी चीज क्या है, एथिक्स और इमोशनल इंटेलिजेंस के बीच में क्या संबंध है, ठीक ना। अगर, अच्छा इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। जैसे अगर इंटेलिजेंस की बात की जाए, एथिक्स का मतलब क्या होता है, क्या चीज होनी चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, यही एथिक्स है ना। और हाँ, समाज के पर्सपेक्टिव से, सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से, दोनों में एक जो है। अच्छा, एक एग्जाम्पल के थ्रू डायरेक्ट समझते हैं, तब ज्यादा क्लियर होगा। आपके नोट्स में भी वो एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब यहाँ पे दो वर्ड हैं, एक पहला तो एथिक्स है जो कि आप पढ़ ही रहे हैं, एक तो है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, इंटेलिजेंस का एक हिस्सा है, इंटेलिजेंस का एक पार्ट है सेकंड सिनेरियो को अगर हम लोग लें तो। और इंटेलिजेंस को जो है लिया जाता है किससे कनेक्ट करके,
आईक्यू से कनेक्ट करके। अब दुनिया में कुछ ऐसे लोग रहे हैं जिसका आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि ओसामा बिन लादेन का नाम आप लोगों ने सुना है? कितने लोग सुने? कोई सुना है यहाँ पे? ओसामा बिन लादेन एक टेररिस्ट था, पाकिस्तान में जो है मारा गया अभी बराक ओबामा के द्वारा। बहुत ही जो है, अब टेररिस्ट क्या था, वो कैसे कहाँ कहानी बनी, वो एक अलग चीज़ है, कभी डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। अब उसका इंटेलिजेंस अगर आप उसकी देखेंगे ना, उसका आईक्यू लेवल, तो उसका आईक्यू जो है बहुत हाई था, बहुत ही ज़्यादा हाई। लेकिन वो एक्चुअली में क्या था? टेररिस्ट। ठीक ना? तो एथिक्स के हिसाब से ये इंसान कैसा हुआ? बुरा हुआ? बुरा हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन आईक्यू क्या है? बहुत हाई है, यानी कि हाईली इंटेलिजेंट है। उसने अपनी योग्यताओं का इस्तेमाल बहुत बखूबी किया, लेकिन वो इस्तेमाल कहाँ पे किया? उसने गलत काम में किया। ठीक है। इसी में एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम का। इनका भी आईक्यू क्या है, हाई कि लो है? मतलब था, हाई था। लेकिन ये क्या थे? साइंटिस्ट थे, मिसाइल मैन के नाम से इनको जाना जाता है ना। तो इनका भी आईक्यू लगभग उतना ही है, लेकिन इन्होंने उसका इस्तेमाल कहाँ पे किया? अच्छी चीज़ों में किया। तो एथिक्स के हिसाब से ये क्या हुए? अच्छे माने गए ना। लेकिन आईक्यू दोनों का बराबर है। या फिर वैसे लोगों का एग्जाम्पल लीजिए जिनका आईक्यू या इंटेलिजेंस लो है, लेकिन उनके इंटेंशंस अच्छे हैं, उनका दिल अच्छा है, हर जगह अच्छा करना चाहते हैं। ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन ज़िंदगी में कैसे रहना है वो जानते हैं, अपने आस पड़ोस के लोगों से कैसे बात करनी जानते हैं, कैसे इज्जत देनी है जानते हैं, कहाँ चुप रहना है कहाँ बोलना है जानते हैं, भीड़ में कितना चिल्लाना है, बड़े बुजुर्गों के बीच में कितना बोलना है, सब समझ होती है। अच्छी चीज़ है एथिक्स के हिसाब से। या फिर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनका इंटेलिजेंस जो है आईक्यू लेवल लो होता है, लेकिन उनको समझ नहीं है चीज़ों की, उनके इंटेंशंस बुरे होते हैं, हो सकता है वो क्रिमिनल बन जाए, रेपिस्ट बन जाए। ठीक है। तो एक चीज इस बात से क्या साबित हो रही है कि आईक्यू का अच्छे या बुरे से कनेक्शन नहीं है, एथिक्स से कनेक्शन नहीं है। ये चीज समझ में आ रही है? क्योंकि बहुत अच्छे आईक्यू का, बहुत हाई आईक्यू का इंसान भी बहुत बुरा हो सकता है, और बहुत हाई आईक्यू का इंसान बहुत अच्छा हो सकता है, और बहुत कम आईक्यू का इंसान बहुत अच्छा हो सकता है, और बहुत कम आईक्यू का इंसान बहुत बुरा भी हो सकता है। पहली चीज एकदम क्लियर कि आईक्यू का, या एकदम डायरेक्ट बोलिए तो इंटेलिजेंस का अच्छे और बुरे से कनेक्शन नहीं है। उसमें सिर्फ इंसान अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। हम सटीक तौर पे नहीं कह सकते कि हाँ इतना आईक्यू है तो ये इंसान अच्छा है, इतना आईक्यू है तो ये बुरा है। ठीक वैसे ही इमोशनल इंटेलिजेंस में भी केस यही है, ठीक वैसा ही। किसी इंसान का इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत हाई हो सकता है, लेकिन वो बहुत बुरा हो सकता है, और किसी इंसान का इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत कम हो सकता है, तो वो बहुत जो है, किसी इंसान का इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा हो सकता है तो बहुत अच्छा भी हो सकता है, और किसी का बहुत ज़्यादा है तो वो बहुत बुरा भी हो सकता है। इसमें एग्जाम्पल आपको मिलेगा, देखिए इसमें एक एग्जाम्पल आपको मिलेगा गांधी का। गांधी जी का इमोशनल इंटेलिजेंस हाई था कि लो था, ये बताइए आप लोग, क्या लगता है आप लोग को? इमोशनल इंटेलिजेंस आईक्यू तो ठीक था, क्या उनके? कैसे? हाँ, अब जैसे धोती पहन के वो पूरे देश में घूम रहे थे ना, तो धोती पहन के घूमना भी क्या है, एक इमोशनल इंटेलिजेंस का हिस्सा है। उन्होंने लोगों को यकीन दिला दिया, उनकी भावनाओं को समझा, लोगों ने लोगों को यकीन दिलाया कि देखिए हम भी आप लोगों में से ही हैं, मेरे पास भी, हम भी जो है आप लोगों की तरह रहते हैं। जनरल डब्बे में सफ़र करना,
एकदम आम लोगों की तरह ज़मीन पे ही ट्रेन पे बैठ जाना, ये सब क्या था? ये सब लोगों को यकीन दिलाने के लिए कि हम भी आप लोगों से की तरह ही हैं, हम आपसे अलग नहीं हैं, हम अंग्रेज़ों के साथ नहीं हैं। और लोगों ने यकीन किया और इस तरीके से गांधी जी ने भारत की आज़ादी में बड़ा योगदान दिया। तो इमोशनल इंटेलिजेंस तो हाई है। और इंसान भी कैसे हुए, उनका इंटेंशन मकसद भी कैसा है, अच्छा है कि बुरा? अच्छा है। अब वैसे ही एक और हाई इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ एक बंदे का नाम आता है, वो आता है हिटलर का। ठीक ना? हिटलर ने क्या बोला कि देखो तुम लोग जाग जाओ, क्रिश्चियन से बोला कि जाग जाओ नहीं तो यहूदी तुम लोग को मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अभी नहीं समझे तो फिर कभी नहीं समझोगे। इस तरीके से हिटलर ने बातें बोली। अब लोगों को ये एहसास दिलाया हिटलर ने कि नहीं, अगर तुम नहीं समझोगे तो लोग तुमको मार देंगे, तो क्रिश्चियंस क्या हो गया, अग्रेसिव हो गया। शोर हो रहा है। लोगों ने कह रहे हैं हिटलर ने क्या किया। अब जैसे भारत में बहुत सारी चीजें हो रही हैं, लोग कहते हैं ना कि भारत जो है जर्मनी की तरह बनता जा रहा है, हिटलर जैसे चीजें भारत में हो रही हैं। अब जैसे कांवड़ वाला अभी रिसेंटली हुआ कि सबको जो है मुस्लिमों को अपना नाम लिखना था, मतलब सबको ही लिखना था ताकि मुस्लिम पहचाने जा सके। इस सारी नीतियों को लोगों ने क्या बोला कि हिटलर की नीति है। हिटलर ने भी क्या किया, यहूदियों के घरों पे निशान लगवाए, यहूदियों को अलग तरीके से कपड़े पहनाए ताकि वो देख के ही पहचाना जा सके। अब इसमें सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी आबादी जो क्रिश्चियंस की थी जर्मनी में, क्या वो सारे बुरे थे कि उनको यहूदियों के मरने से फर्क नहीं पड़ रहा था? जाहिर सी बात है, वो भी इंसान थे। लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके हिटलर ने उन सारे क्रिश्चियंस को यकीन दिला दिया कि नहीं देखो, ज्यूस तुम्हारे बहुत बड़े दुश्मन है, अगर ज्यूस यहाँ पे रहे तो तुम्हारा जीना हराम हो जाएगा। जैसे आजकल भारत में होता है ना, नेता लोग ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम्स बहुत बुरे हैं, मुस्लिम्स रहेंगे तो हिंदुओं की जान खतरे में है, मुस्लिम की पॉपुलेशन बढ़ रही है, हिंदू माइनॉरिटी में आ जाएंगे। ये इस तरीके से बात करना, ये सब इमोशनल इंटेलिजेंस का एक नतीजा है। तो हाईली इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन जो है, इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन बहुत बुरा भी हो सकता है, जैसे कि हिटलर या फिर आज के राजनेता। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का इस एथिक्स से अगर कनेक्शन आप देखें तो इसमें भी कोई आपको तालमेल नहीं मिलेगा, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस वाला इंसान एथिकली बहुत अच्छा हो सकता है और इमोशनल इंटेलिजेंस वाला इंसान एथिकली बहुत बुरा भी हो सकता है। तो कंक्लूजन क्या निकलेगा? कंक्लूजन यही निकलेगा कि दोनों के बीच में कोई ऐसे अनिवार्य रूप से संबंध नजर नहीं आता। ठीक है। ठीक है। और लास्ट चीज ये है कि इमोशनल इंटेलिजेंस को जो है, मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस का पैमाना, जैसे हम लोग इंटेलिजेंस को तो माप लेते हैं कि आप अपनी मानसिक आयु देखिए और शारीरिक आयु देखिए, है ना? हाँ, तो उससे तो आप चेक कर ले रहे हैं कि आपका आईक्यू क्या है या आप कितने इंटेलिजेंट हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए भी ऐसी बातें की गई। तो इमोशनल इंटेलिजेंस में जो बात की गई उसका फॉर्मूला देखिए, एक्स अपन वाई करके ए जो है ना, ये यही आपका होता है ई क्यू, इमोशनल कोशेंट। जैसे वो आई क्यू है, इंटेलिजेंस का जो है कोशेंट है, और ये इमोशनल। लेकिन इसमें दिक्कत क्या थी, इसमें क्या दिक्कत है? उस वाले में आपको क्लियर पता है कि आपकी एज, मान लीजिए कुछ भी, आप मेंटल और फिजिकल एज आपने डाल दिया, आपको एग्जैक्ट पता है कि हाँ मेरा दिमाग इस तरीके से काम कर रहा है, तो मेरी ये मानसिक आयु हो गई, और मेरी एज, हम इस तारीख को पैदा हुए इस ईयर में, तो मेरी एज ये हो गई। ये तो कंफर्म आपको है ना? तो इस कंफर्मेशन की वजह से जो आप आई क्यू निकालते हैं वो एकदम सही निकलता है। लेकिन इसमें आपको क्या करना पड़ रहा है, ये जो एक्स आपने लिखा, ये आपको अपनी ही कोई योग्यता देख के, उससे अंदाज लगा के आपको अपना नंबर खुद देना पड़ेगा। आपने अंदाज लगा लिया कि हाँ मेरी फीलिंग, हम बहुत अच्छे से लोगों को समझ रहे हैं, आपने अपने से अपने आप को नंबर दे दिया 8। और आपने वाई में भी वही काम कर दिया, आपने अपने हिसाब से कोई एक एबिलिटी निकाली और उसमें एक नंबर दे दिया, और फिर अब जो भी रिजल्ट आया वो आपका EQ हो गया। लेकिन आप किस चीज़ को कितना नंबर दे रहे हैं, एक्स में क्या लिखेंगे या वाई में क्या लिखेंगे, इसका कोई क्लियर कट पैरामीटर नहीं है। ना साइंटिस्ट या थिंकर्स ने या साइकोलॉजिस्ट ने इसके बारे में बात की। कोई क्लियर कट टेस्ट नहीं है EQ को टेस्ट करने का, कोई क्लियर कट पैटर्न नहीं है।
तो इस फॉर्मूला का कोई जो है मतलब नहीं है, इसको सही नहीं माना जाता है। आप चेक करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन आपने अपने हिसाब से चेक किया, किसी और इंसान ने अपने हिसाब से चेक किया, किसी और इंसान ने अपने हिसाब से चेक किया। अब सबको आप आपस में बैठा दीजिए एक पास, किसका ईक्यू आप ज्यादा मानेंगे? सब तो अपने अपने हिसाब से ज्यादा जोड़ के आए होंगे, है ना? तो ये कमी है इसमें। इसके अलावा कोई और टेस्ट भी नहीं है प्रॉपर तरीके का कि हाँ सवाल जवाब करके पता लगाया जा सके। दो तीन तरीके के मेथड निकाले गए थे, जैसे कि आपके नोट्स में लिखा होगा, हालांकि याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे एक आता है MSCEIT, मेयर सलावी कैरूसो EI टेस्ट। तो ये क्या था? ये एक तरीके से इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते थे, जैसे कि आपने कितनी बार किसी को देख के दुख महसूस किया, उसकी तकलीफ देख के, या फिर ये पूछा जाएगा कि आपने किसी की खुशी देख के कितनी बार जो है जलन महसूस की। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते थे और उसके बेसिस पे एक EQ या फिर आप निकाला जाता था कि आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस कितनी है, या फिर या कि आपने कितनी बार गुस्सा किया, एक महीने में आप कितनी बार गुस्सा किए, या फिर एक महीने में आपने कितनी बार अपने गुस्से को कंट्रोल किया। तो ऐसे दो तीन टेस्ट थे, जैसे उसमें आपको एक और मिलेगा ESCT और एक है TEIQ। तो इन तीनों में यही चीजें होती थी, क्वेश्चंस उठाए जाते थे। लेकिन इसमें भी दिक्कत क्या थी कि एक इंसान क्वेश्चन उठा रहा है, उस क्वेश्चंस का कोई एक, कह लीजिए कि उसमें कोई ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। उसमें भी अब क्लियर कट कैसे अंदाजा लगाएंगे? आपने एक गुस्से का मान लीजिए पैरामीटर डाल दिया कि हाँ आपने एक महीने में कितनी बार गुस्सा किया। हो सकता है कि किसी इंसान ने वो एक महीने में 20 बार गुस्सा किया और किसी इंसान ने एक महीने में एक बार भी गुस्सा नहीं किया। तो आप एकदम आराम से कह देंगे कि हाँ जिसने एक बार भी गुस्सा नहीं किया उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस ज्यादा है। लेकिन फिर आपको कहीं से आजू बाजू से पता चलता है कि वो इस महीने तो गुस्सा नहीं किया, लेकिन इसके पिछले वाले महीने में वो पूरा 30 दिन गुस्सा किया था। तो फिर क्या करेंगे आप? तो ऐसे क्वेश्चंस जो है, ऑब्जेक्टिविटी इसमें नहीं दिखाई देगी आपको। इस टाइम कुछ और है, पिछले महीने कुछ और रहा होगा, आज कुछ और है, कल कुछ और रहा होगा। तो ये मेथड भी बहुत सटीक नहीं माना जाता, और जो है इसीलिए इस चीज को लेके क्रिटिसिज्म भी बहुत ज्यादा होता है कि ना कोई बढ़िया क्वेश्चंस हैं, ना किसी चीज का आप सटीक आंसर ले सकते हैं, ना कोई एक प्रॉपर स्टैंडर्ड्स के साथ आप अपना EQ जो है टेस्ट कर सकते हैं कि एक्स की जगह पे इतना नंबर रखें, वाई की जगह इतना रखें। इन सारी वजहों से इसका प्रॉपर असेसमेंट या मूल्यांकन नहीं हो पाता कि EQ या इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी कितनी है। और यही कारण है कि बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट जो है इसकी आलोचना भी करते हैं, और इसी के चक्कर में असेसमेंट का कोई मेथड नहीं है ना, मूल्यांकन का मेथड नहीं है, इसी वजह से और इमोशनल इंटेलिजेंस की भी आलोचना होने लगती है कि हमने कॉन्सेप्ट तो दे दिया, हमने थियरी तो दे दी, हमने की एलिमेंट्स बता दिए, लेकिन हम ये कैसे पता लगाएंगे कि किसके अंदर कितना इमोशनल इंटेलिजेंस है? अंदाजे से तो कह सकते हैं कि हम मोदी जी के अंदर जो है इमोशनल इंटेलिजेंस ज्यादा है, केजरीवाल के अंदर ज्यादा है, लेकिन कोई सटीक पैरामीटर इसका नहीं है। ठीक है।